तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 10वां चैप्टर लाख का घर। लाख, यहाँ लाख मतलब वो 1 लाख पैसा वाली बात नहीं है। लाख मतलब एक चीज़ होती है जो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो अभी आपको इस चैप्टर में मालूम पड़ेगा। तो भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कौशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। देखते होंगे जो ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है उसे दुनिया चिढ़ने लगती है। तो ऐसा ही हुआ कौरव के साथ भी और पांडव के साथ भी। तो इस कुमंत्रा में उनका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। इस बुरे चीज़ में ये दोनों सलाहकार बने थे। तो बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय में उन्हें कमी थी। दृढ़ निश्चय मतलब डिसीजन लेना, पर वह किसी बात पर स्थिर नहीं रह सकते थे। प्यार आता है तो कोई पलट जाता है ना कभी कभार, इसीलिए स्थिर नहीं रह सकते। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, गलत रास्ते पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही हैं। उसमें कभी काबिलियत थी, तो इसलिए वे कहते थे कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे। इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को इन्हें राज का संभाला था। अब धृतराष्ट्र बड़े हो गए हैं, मतलब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने की क्या अधिकार है। मतलब बोला था जब ज़रूरत थी तब धृतराष्ट्र को बना दिया गया, अब ज़रूरत थोड़ी है, तो अब युधिष्ठिर को बना देना चाहिए, ऐसा लोग बोलते थे। पितामह भीष्म का तो ये कर्तव्य है कि वो धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती थी, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता था, जलने लगता था बहुत तेज। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोले, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, मतलब पूर्ववासी वहाँ के लोग ये कह सकते हैं, तो मतलब इधर उधर बातें करते हैं। जन्म से दिखाई ना देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई और अब युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो फिर पीढ़ियां तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो यह अपमान ना सहा जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्म अनुसार चलता है, सबसे समान स्नेह करता है और पिता के सामने समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहती है, लोग भी, जनता भी चाहती है। तो यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी, आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने से वारनाथ के मेले में भेज दीजिए। वारनाथ एक मेला था वहाँ पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे में से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगते थे। मतलब अपना काम निकलवाने के लिए अपने पिता जो राजा थे, तो उन्हें बार बार पास जाते थे, उकसाते थे, चाहते थे उन्हें भी आग लगे अंदर से, तो इसीलिए ये काम करते थे, जलते थे ना इसलिए। इस कर्णिक नाम का ब्राह्मण इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े
शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडुपुत्र से अपनी रक्षा कर लीजिए। मतलब वो बोलते थे पांडु बुरे हैं, उनमें बहुत सारे गुण हैं, तो हो सकता है वो आपका राज टेक ओवर कर दे और आपको ही राजगद्दी से मार पड़े। तो ऐसा वो करते तो नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें उकसा दिया गया। दुर्योधन और उसकी साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए। अब आप किसी को कंटिन्यूसली कोई एक ही चीज़ समझाई जाएगी तो वो तो हो ही जाएगा उतना, तो फिर वो भी होगा ऐसे ही। तो लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन को पुष्ट पोषकों ने वारानाथ की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। मतलब बोला वो इतने अच्छी जगह है, वहाँ जाओ मज़े मज़े। तो फिर यही बताया। उसके बाद पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वारानाथ में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखने वो ही बनेगी। मतलब काफ़ी अच्छी शोभा होगी, वहाँ एक भारी मेला होने वाला है, इसीलिए। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों की वारानाथ जाने की उत्सुकता हुई। मतलब खुद जाना चाहते थे, उन्हें खुद अच्छा लगता था ऐसे करना। तो जिसकी क्या कहा था मैं, हाँ, तो यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र ने की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारानाथ के लिए रवाना हो गए। मतलब सबसे विदा लिए, पांचों भाई और माता कुंती चले गए। उसके बाद पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन खुशी की तो सीमा ही नहीं रही, पर वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी कि एक योजना बनाए। पुरोचन ने ये सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारानाथ के लिए रवाना हो गया। अब भेज दिया तो फिर थोड़ा प्लानिंग करनी थी, तो प्लानिंग की और एक अपने साथी को वहाँ भेज दिया, पुरोचन को। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वारानाथ जा पहुँचा। वहाँ जाकर उसने पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। मतलब वहाँ रहने के लिए उन्होंने एक घर बनाया, पर वो ऐसी चीज़ से बना था जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ देती है। तो प्लान ही यही था उन्हें जला के मारने का। उसके बाद मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए और एक और जगह का प्रबंध पुरोचन से ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि वो कुछ दिनों तक पांडवों को ला के घर भवन में आराम से रहने दिया जाएगा और जब वे पूर्ण रूप से निःशुल्क हो जाएंगे, मतलब एकदम कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा उन्हें यकीन हो गया होगा, तब रात में भवन में आग लगा दी जाएगी, जिससे पांडवों तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष न आएगा। तो उनका ये प्लान था ऐसा उन्हें मारने का। तो यहीं हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो धन्यवाद। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बाय दोबारा।